जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग सेंटर में। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में टॉपिक चल रहा है वो हमारा क्या, बैंकिंग। भारत की बैंकिंग व्यवस्था। और इस बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है, आरबीआई के बारे में। उसके बाद बैंकों का इतिहास और राष्ट्रीयकरण, बैंकों के प्रकार। उसके बाद हम लोग क्या, लाइसेंस प्राप्ति की शर्तें, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, साथ में क्या, वित्तीय समावेशन और अवधारणा। विभिन्न अवधारणा भी है बैंकिंग के अंतर्गत, उसको भी देखेंगे। मतलब इन सभी सब टॉपिक को पढ़ना पड़ता है बैंकिंग के अंतर्गत। और अभी तक हमारे लास्ट वीडियोस में हमने आपको आरबीआई पढ़ा दिया है, इतिहास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ लिए हैं, प्रकार क्या होता है बैंकों का इसकी भी बात हो चुकी है, साथ में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान क्या होता है यह भी हमने आप लोगों को बताया है। और इसके अलावा लाइसेंस प्राप्ति की क्या क्या शर्तें होती है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं इन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वित्तीय समावेशन, है ना। चलिए वित्तीय समावेशन की बात करते हैं और वित्तीय समावेशन क्या होता है ये सब हम जानेंगे आज के क्लास में। तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत क्या देखना है, एक अपने को देखना है वित्तीय समावेशन होता क्या है, इसकी बात होगी, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है वित्तीय समावेशन का, इसकी बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे क्या, सरकार के प्रयासों की, इसकी सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए क्या क्या प्रयास किया है, इसकी बात करेंगे। तो वित्तीय समावेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके प्रयास क्या है ना। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कोशिश किया है कि ऐसा पीपीटी के माध्यम से आप लोग को दूं। अगर आप लोग को ये बेटर लगेगा तो थोड़ा सा बताइएगा, आपका रिस्पांस दीजिएगा अपना कि क्या है, ऐसा सही है या पहले जो मैं पढ़ाता था ब्लैक बोर्ड पे वही बेटर है, ये आप लोग थोड़ा बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वित्तीय समावेशन होता क्या है इसकी बात करें हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे में मेरे से बनाने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम बनाया हूँ तो हो सकता है कुछ यहाँ पर पीछे में टाइटल वगैरह जो है वो सिर्फ दिख रहा है, टाइटल भी ग्रीन कलर का कुछ, तो आई होप आप इस पे फोकस करेंगे जो लिखा है। चलिए, अगर वित्तीय समावेशन क्या होता है इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है और क्या बोला गया है वित्तीय समावेशन में। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की संस्थागत वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। मतलब वित्तीय समावेशन किसको बोला जाए, जब देश का प्रत्येक व्यक्ति देश के संस्थागत वित्तीय प्रणाली से जुड़े, है ना। यह उद्देश्य होता है, यह तात्पर्य होता है वित्तीय समावेशन का कि प्रत्येक लोगों तक क्या हो, बैंकिंग सेवा की पहुंच हो, उसी को क्या बोला गया है, वित्तीय समावेशन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। और आर्थिक रूप से देश तभी सशक्त होगा जब देश के सभी लोगों की पहुंच संस्थागत वित्तीय प्रणाली तक हो, है ना। मतलब ये जो हमारा फाइनेंस सिस्टम है इसका जो संस्थागत ढांचा है हमारे देश में, बैंकिंग सेक्टर जो है, उस बैंकिंग सेक्टर की पहुंच सभी लोगों तक होगी तभी माना जाएगा कि देश में क्या है, वित्तीय समावेशन है। मतलब वित्तीय सुविधा की पहुंच या संस्थागत वित्तीय सुविधा, ना कि सिर्फ वित्तीय सुविधा। कोई व्यक्ति जाकर क्या कर रहा है, ऋण चाहिए तो साहूकार के पास जा रहा है, तो वो संस्थागत नहीं है। क्यों, क्योंकि साहूकार के पास जा रहा है, ब्याज ज्यादा पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है, प्लस शोषण भी होता है ना। तो वो संस्थागत वित्तीय प्रणाली नहीं है। संस्थागत वित्तीय ढांचा किसको बोला जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम को। तो उसी को बोला जा रहा है कि बैंकिंग सुविधा से सभी लोगों को जोड़ना, यही क्या है, वित्तीय समावेशन है। तो फिर से मैं बार बोल रहा हूँ, क्या वित्तीय समावेशन का तात्पर्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की संस्थागत वित्तीय प्रणाली से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का आर्थिक रूप से सशक्त होना क्या है, आवश्यक है। और कोई भी देश आर्थिक रूप से तभी सशक्त होगा जब सभी देशों के लोगों के पास क्या होगी, संस्थागत वित्तीय प्रणाली तक की क्या होगी, उस तक पहुंच होगी। तभी क्या माना जाएगा कि वह देश क्या है, आर्थिक रूप से विकसित है। तो आर्थिक रूप से विकसित कब कहलाएगा, जब सभी लोगों तक क्या होगी, संस्थागत वित्तीय प्रणाली की पहुंच होगी। और सभी लोगों तक संस्थागत वित्तीय प्रणाली की पहुंच होगी, उसी चीज को बोला जा रहा है क्या, वित्तीय समावेशन। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, लिख लीजिएगा नोट्स बना के, है ना। तो वित्तीय समावेशन क्या होता है इसकी बात हम लोगों ने की। अब बात आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखो, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अगर बोला जाए तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि सभी लोगों को संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उनमें बचत की प्रवृत्ति को जन्म देना।
है ना। बचत की जो प्रवृत्ति है ना, उसको जन्म देना, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है, उद्देश्य होता है कि क्या होगा। देखो आज के ज़माने में क्या है, हमारे देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण आबादी, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो बचत होता है उसको घरों में रखते हैं, ना कि बैंक में जाकर। क्यों? क्योंकि बैंक में खाता ही नहीं है, ना ही उनके पास क्या है, ऐसी प्रवृत्ति मानसिकता है कि हम लोग क्या करें, बैंक में जाकर पैसा जमा करें करके। तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा राशि, जो जमा राशि बचत पूंजी है, ये बचत पूंजी लोगों के घर के तिजोरी में होती है, खासकर ग्रामीण लोगों में। अगर ये पैसा क्या होगा, उस तिजोरी से निकलकर बैंक के पास जमा हो जाएगा, तो वो पैसा जो अर्थव्यवस्था से बाहर तिजोरी में पड़ा है, वो अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा। बैंक में पहुंचा मतलब अर्थव्यवस्था में पहुंचा, है ना। और उससे फिर क्या होगा, देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा लोन देने के लिए, तो बैंक के माध्यम से वो पैसा कहाँ जाएगा, अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा। अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा तो निवेश, उत्पादन, रोजगार, इन सभी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या बोला जा रहा है, आर्थिक क्रिया में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका, सबसे प्रथम बचत की प्रवृत्ति को जन्म देना, संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर लोगों को। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, ये शायद व्हाइट है इसलिए ना ब्लैक ब्लैक कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको सुधारेंगे, ऑप्शन निकालेंगे। फिलहाल आज का क्लास को लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, देश के लोगों को संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना। मैं अभी भी बताया आपको कि क्या अधिकांश लोगों को ऋण की सुविधा पहुंच नहीं है, संस्थागत ऋण की। साहूकारों के पास जाते हैं, लेकिन साहूकारों के पास क्या होता है, साहूकारों के पास सिंपल सा बात क्या हो रहा है, पैसा शोषण होता है, ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या बोला रहा है, इसका एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना। देश के लोगों में बैंकिंग कार्यों के प्रति क्या लाना, जागरूकता लाना। तो देश के लोगों में बैंकिंग कार्यों के प्रति जागरूकता लाना, यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। तो 3 उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, क्या, लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उनमें जन्म की प्रवृत्ति को जन्म देना, संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना, और साथ में क्या बोला जा रहा है, क्या करना, तो बैंकिंग कार्यों के प्रति जागरूकता लाना लोगों में, ये भी इनका क्या है, एक उद्देश्य है। ठीक, अब देखो एक डाटा मैं यहाँ दिया हूँ, एनएसएसओ का डाटा है। एनएसएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग जो टोटल किसान हैं, उनके केवल 39% किसानों तक क्या है, ऋण की सुविधा उपलब्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनएसएसओ का डाटा बोलता है। क्या, कुल किसानों के 39% किसानों के पास ही क्या है, ऋण की सुविधा प्राप्त है, और 39% में भी केवल 12% ऐसे किसान हैं जिनको संस्थागत ऋण प्राप्त होता है। ये देखो, सॉरी 39 बोल रहा था मैं, 49 है। ठीक है, तो 49% किसानों के पास क्या है, ऋण की सुविधा है, और 49% किसानों में भी केवल 12% ऐसे हैं जिनको संस्थागत ऋण प्राप्त होता है। तो बाकी जो बचे 37% वो साहूकारों के पास ऋण लेते हैं। ये एनएसएसओ का डाटा है। मीन्स टोटल किसानों में लगभग आधी आबादी को क्या मिलता है, ऋण की सुविधा मिलती है, आधे लोग को ऋण नहीं मिल पाता। और आधों में से भी अधिकांश लोग किस पर निर्भर हैं, साहूकारों के ऊपर। केवल 12% को ही क्या मिलता है, संस्थागत ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। बाकी 37 किसानों क्या है, गैर संस्थागत ऋण पर के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो उद्देश्य हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रयास की। वित्तीय समावेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रयास की। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार ने क्या किया है, वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने क्या किया है, अभी ये आज का कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर ज़्यादा जोर दिया है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार ने क्या किया, इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था, और इसके लिए अनेक समितियों का भी गठन किया गया। याद रखिएगा, समिति के जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, HR खान समिति, सी रंगराजन समिति, नचिकेत मुर्स समिति, इन समिति का भी गठन किया गया समय समय पर। और स्वतंत्रता के बाद भी सरकार ने क्या किया है, इसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, देखो, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से समय समय पर अनेक समितियों का गठन, जिसमें मैं लिख दिया हूँ HR खान, सी रंगराजन, नचिकेत मुर्स समिति का गठन किया गया। परंतु वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात ही प्रारंभ कर दिया गया था, और समय समय पर इसके लिए विभिन्न प्रयास किए गए, जो निम्न है। मतलब अनेक समितियों का गठन तो किया गया, लेकिन सरकार ने इसके लिए कदम स्वतंत्रता के बाद से उठाना प्रयास कर दिया है, और स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक समय समय पर अनेक कदम उठाई है। उन सभी प्रयासों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया है। तो देखो, आपने सर्वप्रथम देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद क्या किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं आपको बताऊं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
है ना। 69 में राष्ट्रीयकरण किया गया, 80 में राष्ट्रीयकरण किया गया, 55 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद 49 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो क्या सरकार के नियंत्रण में लेना, बैंकों की जमा राशि को सुरक्षित रखना। मैं बताया था निजी बैंक हमेशा कहाँ, शहरी क्षेत्र में खुलते थे। तो सरकार ने क्या बोला, नहीं भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, मैं लूँगा अपने अंडर में, और फिर मैं क्या करूँगा, आगे चलकर इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलूँगा बैंकों को, ताकि सरकार का बैंक होगा तो लोगों का विश्वास भी होगा। अधिकांश ग्रामीण तो यही सोचते हैं ना कि बैंकों में पैसा डूब जाएगा, विश्वास नहीं रहता प्राइवेट बैंक के ऊपर। तो ठीक है भाई, सरकार का बैंक होगा। तो सरकार ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार, जमा राशि की सुरक्षा तथा बैंकों पर सरकारी नियंत्रण के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। याद रखिएगा, ठीक। दूसरा प्रयास क्या किया गया है, प्रत्येक जिले के लिए 1969 में लीड बैंक या अग्रणी बैंक की अवधारणा लाई गई। अब यह लीड बैंक और अग्रणी बैंक क्या होता है, तो याद रखिएगा, जिस जिले में जिस बैंक की सबसे ज़्यादा शाखा होती है, उसी बैंक को उस जिले के संदर्भ में अग्रणी बैंक बोला जाता है। और उस बैंक का यह कर्तव्य होता है कि उस जिले के सभी निवासियों को बैंकिंग सुविधा प्राप्त हो। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यह अवधारणा कब लाई गई, 1969 में लाई। आपको पता होगा, मैं बताया हूँ 1975 में क्या किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, कृषि और लघु उद्योगों के लिए क्या करना, ऋण प्रदान करना। और साथ में मैं पढ़ रहा हूँ सहकारी बैंक की भी स्थापना की गई। तो लिखा हूँ देखो, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, साथ ही सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। इन दोनों का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ऋण प्रदान करना, इसी उद्देश्य से किया गया था। आगे चलकर 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना की गई। और नाबार्ड का उद्देश्य क्या है, तो नाबार्ड उन संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जो क्या करती है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देती है। तो ये भी सरकार का एक कदम था, क्या, वित्तीय समावेशन के लिए। उसके बाद क्या किया गया, बैंकों के ऋण के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा लाई गई। तो बैंकों के ऋण के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा इन द सेंस क्या, ऐसा है समझो, मतलब इसको मैं कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा। बैंकों को बोल दिया गया है जैसे कृषि, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, है ना। और इसमें एसटी एससी माइनॉरिटी इनको भी रखा गया, और बोला गया है कि बैंक अपने कुल ऋण का 40% इन क्षेत्रों को देंगे। ये अनिवार्य किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो इसी को बोला गया है प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की अवधारणा लाई गई, ठीक है। तो भाई आरबीआई के द्वारा नियम बना दिया गया सभी बैंकों के लिए कि आप अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र को ही दोगे। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ रहा है, पूरा आपका कुटीर एवं लघु उद्योग, पूरा आपका कृषि क्षेत्र आ रहा है, पूरा आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ रहा है, एसटी एसटी माइनॉरिटी, ये फीमेल सभी आ रही हैं, है ना, बुनियादी ढांचा क्षेत्र आ रहा है। तो इनको ऋण देना है अनिवार्य रूप से, और उसमें भी 18%, उस 40 में से भी 18% किसानों को ही देना है, केवल सीमांत और लघु किसानों को। 40% ऋण प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को देना है इस क्षेत्र को। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि और सीमांत किसान है, भूमिहीन और सीमांत किसान, उनको उस 40 का 18% केवल उन्हीं को देना है। तो यह अवधारणा आरबीआई के द्वारा लाई गई। साथ में क्या लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड आप जान रहे हो, बहुत कम दर पे अगर सही टाइम पे ब्याज चुकाओगे तो 4% पे उसमें क्या मिलता है, ऋण मिलता है। तो लोगों को क्या, किसान क्रेडिट कार्ड लाने का कॉन्सेप्ट ही क्या था कि भाई अधिक से अधिक किसानों का क्या बने, क्रेडिट कार्ड बने, और उस कार्ड के माध्यम से उन लोगों तक क्या हो, ऋण की सुविधा पहुंचे करके। इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड की कॉन्सेप्ट लाया गया, याद रखिएगा। तो ये भी वित्तीय समावेशन का क्या है कि स्टेप है। आरबीआई के द्वारा यह नियम बनाया गया कि बैंक अपनी कुल शाखा का 1/4 शाखा ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से खोलेंगे, याद रखिएगा। लाइसेंस प्राप्ति की शर्तें मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी बैंक है भारत का, उसको अपना 1/4 शाखा कहाँ खोलना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोलना पड़ेगा। तो इससे भी वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, जो नियम बनाया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब हम उन सभी प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं, सरकार के द्वारा किए गए उन सभी प्रयासों की बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या समाज के शोषित वंचित तबके तक बैंकिंग की सुविधा क्या हो रही है, बैंकिंग की सुविधा पहुँच रही है या पहुँचेगी। उन सभी प्रयासों की यहाँ चर्चा हो रही है। उसी को हम बोल रहे हैं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। तो ये कुछ प्रयास हुए और भी है, देखिए थोड़ा और क्या बोला जा रहा है। तो और इसमें बोला जा रहा है क्या, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा जी, चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, ग्राहकों को बेसिक अकाउंट की सुविधा प्रदान की गई है।
है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में या लोगों की एक मानसिकता होती है यार अगर बैंक में खाता खुलवाएंगे तो स्टार्टिंग में ही 1500-2000 रुपया लगना है ना। सरकार ने इस बात को समझा और क्या बोला, बेसिक अकाउंट मतलब बिना पैसे के, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप क्या करो, नो फ्रिल अकाउंट, शून्य जीरो बैलेंस पे क्या करो, अकाउंट खुलवा लो। ये सुविधा भी सरकार के द्वारा दी गई है कि क्या, नो फ्रिल अकाउंट या बेसिक अकाउंट मीन्स क्या, जीरो बैलेंस पे जो अकाउंट खुलवाया जाता है उसकी बात हो रही है। ये सुविधा प्रदान की गई। नचिकेत मोड़ समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश के आधार पर वर्गीकृत बैंक, जिसमें मैं यहाँ लिखा हूँ पीबी, देखो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई है ना। इस पर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है और पेमेंट बैंक क्या होता है। तो इसके लिए अलग से क्या किया गया है, स्थापना किया गया है लोगों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से। तो वर्गीकृत बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर, नचिकेत मोड़ समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार के द्वारा वर्गीकृत बैंकों की स्थापना की गई है, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत पेमेंट बैंक पीबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की जा रही है भारत में, ठीक है। और साथ में क्या किया गया, तो मोदी गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद क्या किया गया, ये 28 अगस्त है ना, यहाँ 20 अगस्त लिखा है, एक्चुअल में 28 अगस्त है, ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा जन धन योजना की शुरुआत की गई। और जन धन योजना की शुरुआत ही किस लिए की गई थी, ताकि अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, खाता खोले, लोग वित्तीय संस्थागत वित्तीय प्रणाली से जुड़े, याद रखिएगा, है ना। तो ये कुछ प्रयास हो गया सरकार के द्वारा जो किया गया है। अब हम थोड़ा प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़कर उनमें बचत की प्रवृत्ति को जन्म देना तथा संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना, यह उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या था कि भारत के अधिकांश लोगों को बैंकिंग, संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उनमें जमा करने की प्रवृत्ति को जन्म देना और साथ में क्या करना, संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया, जन धन योजना की शुरुआत की गई कि भाई अभी तक जो लोग बैंकिंग सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं, बैंक के बारे में नहीं जानते, उन सभी लोगों का क्या करो, अकाउंट खोलो। सभी लोगों का अकाउंट होना चाहिए। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का हमारे देश के किसी न किसी बैंक में क्या हो, अकाउंट हो, इसलिए इसको शुरुआत की गई। शुरुआत कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को, है ना। शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। तो इसके तहत किया क्या क्या गया, तो देखो इसके तहत KYC के नॉर्म्स को सरल बनाया गया। KYC मीन्स क्या, मीन्स जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है बैंकिंग के लिए, बैंक में अकाउंट खोलना है ना, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है उस प्रक्रिया को सरल बना दिया। बोला गया कि कुछ नहीं भाई, आधार कार्ड ही लेकर जाओ, आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये बात अलग है कि बैंक ज़्यादा चोचला करते हैं, है ना। बैंक आपको भले ही दुनियादारी कानून कायदा बता देंगे, लेकिन वास्तव में आधार कार्ड से ही आपका क्या खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा। तो KYC नाम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते थे उस प्रक्रिया को सरल बनाया गया, इसी को बोला जा रहा है KYC नॉर्म्स को सरल बनाया गया। बेसिक अकाउंट की सुविधा प्रदान की गई। मैं बताया बेसिक अकाउंट में क्या है, जीरो बैलेंस पे क्या करना, अकाउंट खुलवाना। तो बेसिक अकाउंट की सुविधा प्रदान की गई, ये भी एक काम किया गया। और क्या, तो बोला गया कि प्रथम दिन ही 77,000 शिविरों के माध्यम से कितना, 15 करोड़ खाता खोले गए और वर्तमान में लगभग 22 करोड़ खाता जन धन योजना के तहत खोला जा चुका है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा एग्जाम में पूछता है ऐसा फैक्ट। तो 77,000 शिविरों के माध्यम से 15 करोड़ अकाउंट फर्स्ट डे ही खोला गया था। और साथ में क्या बोला गया, वर्तमान में लगभग 22 करोड़ अकाउंट खोला जा चुका है। अब थोड़ा हम थोड़ा सा इसके महत्व की बात करते हैं। जन धन योजना का महत्व क्या है, तो देखो इसके महत्व में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा इसको लिया हूँ, जन धन योजना को, है ना। जमा की प्रवृत्ति जन्म लेने से, मैं क्या बोला, जो तिजोरी में पैसा है वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो बैंक में पैसा जाएगा तो तरलता की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक क्रिया के रूप में निवेश, उत्पादन, रोजगार इत्यादि में वृद्धि होगा। मतलब जो पैसा, देखो मान लो बहुत लोगों के अकाउंट नहीं है, अब वो सभी अपना अपना पैसा कहाँ रखते हैं, घर के तिजोरी में रखते हैं। अब अकाउंट खोल लिए तो पैसा तिजोरी से निकल के बैंक में जाएगा। अब बैंक में पैसा गया तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा पैसा हो गया तो बैंक के पास गया तो वो अर्थव्यवस्था में जाएगा। अब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा गया है तो आर्थिक क्रिया में वृद्धि होगी, और आर्थिक क्रिया मीन्स क्या, निवेश, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि होगी।
अगर आर्थिक क्रिया में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, लोगों की आय में और सरकार की आय में वृद्धि होगी। मीन्स अगर निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक क्रिया बढ़ेगी तो इससे आय में वृद्धि होगी, सरकार के आय में भी वृद्धि होगी और रोजगार में भी वृद्धि होगी, लोगों के आय में भी। सरकार के आय में वृद्धि होगी, इससे क्या होगा, सरकार के राजकोषीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे लिंक करके देखो इस पॉइंट को, क्या सरकार की आर्थिक क्रियाओं के बढ़ने से लोगों की आय और सरकार की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को आप बोल सकते हो, लिखने के लिए इसको लिखना, सरकार के राजकोषीय स्थिति पर क्या होगी, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो सरकार को कम ऋण लेना पड़ेगा, अगर आय बढ़ेगा तो ऋण कम लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, संस्थागत ऋण प्राप्त होगा। अगर भाई बैंकों में अकाउंट खुल जाएगा और बैंक से संस्थागत ऋण प्राप्त होगा तो साहूकारों के ऊपर निर्भरता जो थी किसानों की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किसानों की निर्भरता कम होगी, इससे क्या होगा, उनका शोषण नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका शोषण नहीं होगा। साथ में बीमा की सुविधा के रूप में खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। मतलब इनमें जिनका अकाउंट खोला जा रहा है उनका बीमा भी होता है, तो क्या बोला जा रहा है, बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा उनको। बात क्लियर हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। और क्या बोल रहा है, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते के माध्यम से लाभार्थियों को प्राप्त होगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। समझ में आ रहा है भाई, अगर अकाउंट खुल गया तो लाभ है जो भी गवर्नमेंट योजनाओं का, वो लाभ क्या होगा, सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, खाते में ट्रांसफर होगा। अब खाते में ट्रांसफर होगा तो लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, प्लस भ्रष्टाचार कम होगा, तो ये भी फायदा होगा। तो महत्व को देखो, महत्व का पॉइंट ऐसे ही निकलता है, इसको थोड़ा याद रखिए, समझने का प्रयास करिए। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ना, उतना ही ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, महत्व, विशेषता, आलोचना, समालोचना, ये सब कर पाओगे। तो याद रखिएगा, ये कुछ क्या है, महत्व है जन धन योजना के। इसमें पहला, दूसरा और थर्ड, ये तीनों क्या होगा, अर्थव्यवस्था और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों क्या है, ये आम जनता की सुविधा के उद्देश्य से है, तो ये उसका महत्व है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मैंने क्या बताया, सबसे पहले वित्तीय समावेशन क्या होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बढ़िया। दूसरा मैं क्या बताया, उद्देश्य क्या है इसका, और एक डाटा भी दिया। उसके बाद मैं क्या बताया, सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास, और प्रयास में जो भी मैं बताया हूँ कि लीड बैंक क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर लैंडिंग, ये सब अवधारणा में आएगा, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैं बताऊंगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, है ना, मैं थोड़ा इससे फैमिलियर नहीं हूँ बोर्ड से, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो। उसके बाद मैं क्या बताया आप लोगों को, बड़ा हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ ठीक, अच्छा ऐसा होता है, चलो आज ये जाना, अभी तक हमको पता नहीं था। ठीक है, तो हमने देखा है ना ये सभी चीज को। ठीक, तो प्रयास वगैरह सब देख लिए, महत्व वगैरह की बात हो गई। तो फाइनली इस तरीके से क्या हुआ, हमने समझ लिया वित्तीय समावेशन क्या होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आऊँगा आपके सामने, वो रहेगा क्या, अवधारणा, जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा है जिसकी मैंने बात किया है कि भाई ये चीज़ भी अपने को अभी पढ़ना है करके, है ना, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। बैंकिंग के अंतर्गत क्या बच जाएगा हमारा, अवधारणा, तो इसकी बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और साथ में क्या एक बच जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसका एक ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQs लेके आऊँगा, पढ़ते रहिएगा बढ़िया से। और MCQs मैं 2-3 स्तर का लाऊंगा। मीन्स एक MCQ ऐसा रहेगा जो थोड़ा सिंपल रहेगा, एक MCQ ऐसा रहेगा जो उससे हार्ड रहेगा, और एक MCQ ऐसा रहेगा जो और हार्ड रहेगा। 40 से 50 क्वेश्चन का मैं 2 से 3 आपका 2-3 लेवल का MCQ से लेके आऊँगा, आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसकी तुलना में ये जो आज मैं लेकर आया हूँ ये ज़्यादा बेटर है, या पहले जो मैं पढ़ाता था वैसा बेटर है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा सही लगा आप लोगों को, या विदाउट PPT जो मैं पढ़ा रहा था हेड से लिख कर, वो ज़्यादा बेटर लगा। हालांकि इसको बनाने में थोड़ा मेरे को मेहनत ज़्यादा पड़ा है, और अभी शायद मैं इसको ये डबल टैप टू ऐड टाइटल वगैरह इसको कैसे मिटाते हैं समझ में नहीं आया था। अगर खैर धीरे धीरे सब आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।